हेलो चैम्प्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस की एक्सरसाइज क्लास 12th। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इज डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिटवीन होती है इन दोनों के बीच की, वो डायरेक्ट होती है, आपको ऊपर चैप्टर में क्लियरली दिया है। देखो, सेकंड, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, और ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन। Then third, symbolically the functional relationship between demand and price can be expressed as first dx is equals to fpx. Then fourth, when less units are demanded at high price it shows contraction in demand. अच्छा देखो, अगर ये आपको अभी नहीं समझ रहा तो टेंशन मत लो, नीचे जो बड़े आंसर्स आइए उसमें समझ जाएगा। Then question number 2, give economic terms. First, a situation where more quantity is demanded at lower price, जहाँ पे गुड्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा डिमांड है पर लोअर प्राइस पे, तो वो होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। देन सेकंड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, उसे क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। फिर थर्ड, अ कमोडिटी व्हिच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, तो ये होता है कंपोजिट डिमांड। देन फोर्थ, मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड अदर देन प्राइसेस, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। देन फिफ्थ, अ डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे, ये होती है डिमांड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट डिजायर एंड डिमांड, ये दोनों के बीच के डिस्टिंग्विश बिटवीन हमें बतानी है। देखो, डिजायर क्या होता है, डिजायर इज अ विश फॉर समथिंग, फॉर एग्जांपल डिजायर फॉर अ चैटर्ड प्लेन। तो यहाँ पे देखो, डिजायर क्या होता है, वो सिर्फ एक विश होती है, ठीक है। हमें डिजायर है कोई चीज का, कोई लग्जरी आइटम्स का, प्लेन का, कोई भी चीजों का, वो डिजायर होता है, सिर्फ वो अपने अंदर की विश होती है। डिमांड क्या होती है, दिखाओ, डिमांड क्या होती है, डिमांड रिफर्स टू डिजायर backed by ability and willingness to pay for a particular commodity। देखो, ये जो प्लेन है ये आपका डिजायर हो गया कि आपको एक प्लेन चाहिए, ठीक है। पर अगर डिमांड, आप वो उसकी डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अगर वो एबिलिटी नहीं है और वो विलिंगनेस टू पे नहीं है, आप अगर वो पे नहीं कर सकते तो वो डिमांड में नहीं आएगी, ठीक है। तो डिमांड सिर्फ एक डिजायर है जो बैक्ड बाय विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे, वो है, ठीक है। बस एक चीज है, जो डिजायर आप पे कर सकते हो, आप एबिलिटी रखते हो उससे पे करने की, वो उसे बोल सकते हैं हम डिमांड, ठीक है। सिंपल सी बात है। देन सेकंड पॉइंट है, डिजायर हैज नो लिमिट। सिंपल सी बात है, ये हमारे विश से अंदर की ख्याली पुलाव हम कितने तक भी पका सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, और डिमांड लिमिटेड होता है, ऑफकोर्स डिमांड इज लिमिटेड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, ठीक है। देन थर्ड, डिजायर इज नॉट रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑन प्राइस, ठीक है। यहाँ पे प्राइस वाइस की कुछ बात ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ अंदर की विश है, और यहाँ पे डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस, ठीक है। देन फोर्थ, डिजायर इज वाइडर इन स्कोप एज इट इंक्लूड्स डिमांड, और डिमांड इज नैरो इन स्कोप एज इट इज अ पार्ट ऑफ डिजायर, ठीक है। तो देखो, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन ना आपको सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। एसपी और ओसीएम में वो 4 मार्क्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए आप 3 से 4 पॉइंट लिखो, इनफ है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लिख देना यहाँ पे, फिफ्थ, डिजायर ऑफ अ बेगर टू ओन अ कार, और यहाँ पे डिमांड में क्या आएगा, डिमांड फॉर अ BMW कार बाय बिजनेसमैन हु हैज एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। देन सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अच्छा देखो, ऊपर एमसीक्यू में आपको ये टर्म्स आए थे, ठीक है। तो अगर वो नहीं समझे, अभी समझ लो अच्छे से। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कब होता है, रेफर्स टू अ राइज इन डिमांड ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस। सिर्फ डिमांड बढ़ रही है, उसके बहुत सारे बाकी रीजंस भी होते हैं, पर यहाँ पे ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अगर उसकी प्राइस कम हो रही है तभी ही वो डिमांड बढ़ रही है, उसे बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। सिंपल सी चीज है, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू अ फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्राइस जा रहा है नीचे, ठीक है, और डिमांड ऊपर, डिमांड गई है ऊपर, क्यों, बिकॉज यहाँ पे प्राइस कम हुआ है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे इसका उल्टा है, ठीक है, डिमांड कम हुई है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। इतना सा याद रखो बस, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इजी सी डेफिनेशन है, ये लर्न कर लो। देन सेकेंड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस solely due to falling in price, all other factors affecting demand remains constant। यहाँ पे सिर्फ ड्यू टू फॉलिंग इन प्राइस के कारण ही एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कम होती है, ठीक है। तो उसे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं जब डिमांड सिर्फ प्राइस के कारण कम हो रही है। और यहाँ पे वही है, सेम चीज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस सोलिली ड्यू टू राइज इन प्राइस, यहाँ से बस उसका उल्टा है, ठीक है। ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, खत्म। देन थर्ड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज शोन बाय अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। ये यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाता है, ठीक है, डिमांड कर्व में, और यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। देन थर्ड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। देखो सिंपल सी चीज है, इंक्रीज इन डिमांड कब होती है, इंक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू अ राइज इन डिमांड ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट।
यहाँ पे प्राइस का कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी गुड्स है, जो सपोज कोई भी गुड्स है, ये उसकी प्राइस ना सेम है, उसकी प्राइस सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, पर उसकी डिमांड बढ़ गई है। अच्छा, उसकी डिमांड बढ़ गई है तो उसका रीजन प्राइस कम है वो नहीं है, ठीक है, वो प्राइस वैसा का वैसा ही है। दूसरे फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स, उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग डिमांड, ठीक है। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे इतना ध्यान में रखो, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है कोई भी गुड्स की, ये गुड्स है, ठीक है, उसकी डिमांड जब इंक्रीज हो रही है पर उसका प्राइस नहीं कम हुआ है, ठीक है, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में प्राइस कम हुआ इसलिए डिमांड बढ़ी थी, राइट। यहाँ पे प्राइस वैसा का वैसा ही है, अदर फैक्टर्स के कारण वो बढ़ गई है, ठीक है। और डिक्रीज इन डिमांड इसका अपोजिट, जो इंक्रीज इन डिमांड में उसका डिक्रीज इन डिमांड में अपोजिट होगा। डिक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। देखो ये अच्छे से समझ लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बी, इंक्रीज इन डिमांड ऑकर्स व्हेन मोर इज परचेज्ड एट द सेम प्राइस, ठीक है। Then decrease in demand occurs when less is purchased at the same price. खत्म। Then आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विथ रीजंस whether you agree or disagree with the following statements। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स में आता ही है पेपर में, ठीक है। फर्स्ट, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमें यहाँ पे रीजंस बताने हैं, हम एग्री है या डिसएग्री है, ठीक है। पहले हमें बताना है कि ये बराबर है क्या। तो हाँ, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो डिमांड कर्व है ना वो स्लोप्स होता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो यहाँ पे हो रहा है ना, ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है, ये उसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है, राइट। तो बस यहाँ पे वही हमें जस्टिफाई करना है, तो वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, तो हमें बस उसके रीजंस बताने, ठीक है। तो देखो, द फॉलोइंग आर द मेन रीजंस व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो है, ड्यू टू दिस लॉ द कंज्यूमर टेंड्स टू बाय अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल्स एंड वाइस वर्सा। तो ये तो सबको ही पता है, ये नेचर नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर का वही नेचर है कि कंज्यूमर्स हम क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं जब प्राइस उसका गिरता है, ठीक है, और वाइस वर्सा, मतलब जब प्राइस उसका हाई होता है तब हम जरूरत जितना ही, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही लेते हैं, राइट। तो बस यही है यहाँ पे। देन सेकेंड, इनकम इफेक्ट, विद अ फॉल इन प्राइस द परचेसिंग पावर ऑफ अ पर्सन राइसेस, एज अ रिजल्ट ही डिमांड्स मोर गुड्स। देन थर्ड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, विद अ राइज इन प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स बिकम्स चीपर। अगर सपोज ना एक गुड्स है उसका प्राइस ज्यादा है तो उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है ना वो चीपर हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, इन कंपैरिजन, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट द पर्सन डिमांड्स लेस ऑफ दैट गुड एंड मोर सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर शुगर का प्राइस ज्यादा हो रहा है, एकदम ज्यादा हो रहा है, और गुड़ का कम है, तो वो सब्स्टिट्यूट में ना कोई कोई चला लेता है, दूध में किसी में भी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर शुगर का प्राइस ज्यादा है तो लोग सब्स्टिट्यूट गुड पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो बस यही है यहाँ पे। देन फोर्थ, मल्टीपर्पज यूजर, द डिमांड फॉर अ गुड विद मल्टीपर्पज यूजर्स राइजेस विद अ फॉल इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। खत्म। ये 4 पॉइंट्स है, 4 काफी है ये क्वेश्चन के लिए। देन सेकंड, प्राइस इज ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ये इसका ना बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताने हमें, ठीक है। वहां पे बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के, तो यहाँ पे सिर्फ बोला है कि प्राइस ही है सिर्फ, तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स है और प्राइस उसमें से एक है, ठीक है। नो, आई डू नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, दिस इज बिकॉज देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन डिमांड अदर देन प्राइस, ठीक है। द फॉलोइंग आर अ फ्यू डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पे हमें थोड़े से डिटर्मिनेंट्स बता देना है। तो देखो, बड़े से क्वेश्चन में ना आपको नीचे लर्न करनी पड़ेगा और मैं तब समझा दूंगी, ठीक है। तो ये बस देख लो, उधर वो जो मैं समझाऊंगी क्वेश्चन उसमें ऑटोमेटिक समझ जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट इनकम है, सेकंड साइज ऑफ पॉपुलेशन, देन टेस्ट हैबिट्स एंड फैशंस, और प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो अब थर्ड, व्हेन प्राइस ऑफ गिवन गुड्स फॉल द डिमांड फॉर इट इंक्रीजेस। अच्छा देखो, हमारे मन में अभी तक क्या था कि कोई भी जो गुड्स की जब प्राइस फॉल करती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है, ये नेचुरल था। पर ये केस में गिवन गुड्स के केस में ये उल्टा है। देखो, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि व्हेन प्राइस ऑफ गिवन गुड्स फॉल्स द डिमांड फॉर इट्स डिक्रीजेस। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ये जो गिवन गुड्स है उसकी प्राइस कम हो रही है, बट स्टिल यहाँ पे उसकी डिमांड भी कम हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। जनरली इंक्रीज होती है जब प्राइस फॉल होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if their price falls। तो यहाँ पे inferior goods और low quality goods की बात हो रही है कि उनकी प्राइस कितनी भी कम हो जाए उनकी डिमांड नहीं बढ़ती, वो उतनी की उतनी कम ही होती है, राइट। क्योंकि लो क्वालिटी गुड्स किसी को नहीं पसंद होते, राइट। एट टाइम्स डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स। तो यहाँ पे वही बोला है कि डिमांड डिक्रीज ही होती है, प्राइस जब भी फॉल होता है तब डिमांड डिक्रीज ही होगी और कुछ नहीं। सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन relation to bread decline, people did not buy more because of an increase in their real income or purchasing power. Then they prefer to buy superior good like meat। यहाँ पे वो inferior goods लेना नहीं चाहते, इसलिए उसकी प्राइस फॉल हो रही है तो भी डिमांड फॉल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सुपीरियर गुड्स प्रेफर करते हैं क्योंकि इनकम, रियल इनकम जो है उनके इंक्रीज के कारण, तो ह्यूमन बिहेवियर इफेक्ट करता है यहाँ पे, राइट। परचेसिंग पावर जब ज्यादा होती है तब लोग सुपीरियर गुड्स ही खरीदेंगे, राइट। तो दिस इज नोन एज गिफिन्स पैराडॉक्स। तो यहाँ पे सिर्फ ये केस में उल्टा हो रहा है कि एक गिफिन गुड्स की डिमांड डिक्रीज ही है जब भी प्राइस डिक्रीज हुआ है,
अब क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चंस दिए हैं, इसका आंसर करना है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट, कंप्लीट द मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखो ये देखकर ना आपको बुक लाना नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत सिंपल है और ये उल्टा मार्क्स कंज्यूमिंग है, बहुत ईजी, बहुत। देखो कंप्लीट द मार्केट डिमांड शेड्यूल, यहाँ पे हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल दिया है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी है, ठीक है। और यहाँ पे इन टोटल मार्केट डिमांड है इन केजीज, और यहाँ पे बोला है कि मार्केट डिमांड ए प्लस बी प्लस सी को होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें प्राइस नहीं करना है, राइट, कंज्यूमर्स करने हैं ए बी एंड सी। तो यहाँ पे ये प्लस करना है, ये प्लस करना है और ये प्लस करना है। देन नीचे ये प्लस करना है, ये प्लस करना है और ये तीन, और फिर नीचे ये तीन और फिर नीचे ये तीन, ठीक है। मतलब ऐसे तीन तीन करके यहाँ पे बस ये इसका एडिशन है यहाँ पे, ठीक है। ये तीन का ये एडिशन 43, 12, 11, 10, 33, 10, 9, 8, 27 एंड 8, 6, 4, 18, ठीक है। ये है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल, वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें ना ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ मार्केट डिमांड कर्व बेस्ड ऑन अबव मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो देखो ये जो डिमांड शेड्यूल है ना, हमें उस हिसाब से ड्रॉ करना है। ये हमें ये जो टेबल गिवन है, हमें बस इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्राइस पर केजी इन रुपीज दिया है, ये हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे प्राइस पुट ऑन करेंगे, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे। देन क्वांटिटी डिमांडेड, ये यहाँ पे आएगा हमारा मार्केट डिमांड, ठीक है। हमें ये मार्केट डिमांड यहाँ पे लिखानी है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हम 5 5 के इंटरवल्स पे यहाँ पे हमने 45 तक लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो जितना हाईएस्ट है 43 हाईएस्ट है, तो उसके 45 तक लिख देना, खत्म। ये तो सिंपल सी बात है, आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। हमें मेन से पुट ऑन करना है यहाँ पे। देखो प्राइस क्या है, 25 है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, प्राइस प्राइस का है यहाँ पे 25, तो हम 25 वाली लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे मार्केट डिमांड कितनी है, वहाँ पे 43 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 43 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 43, राइट, 43 यहाँ पे आएगा, है ना। 40 और 45 के बीच 43 कहीं पे आप पुट ऑन कर देना, ठीक है। और प्राइस यहाँ पे क्या है, 25 है, तो ये लाइन बनेगी ऐसे यहाँ पे और ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। और बस हमें हर चीज ऐसी करनी है। यहाँ पे देखो प्राइस देखना है हमें 30, यहाँ पे है प्राइस 30 और ये क्या है 33 है, ठीक है। तो हमें 33 पे जाना है, यहाँ पे क्या है 33, 35 के पहले आएगा, राइट, 33। तो हम यहाँ पे पुट ऑन करेंगे और ये क्या है प्राइस 30, ठीक है। तो यहाँ तक हमें सिर्फ ये लाइंस ज्वाइन करनी है ऐसे। और यहाँ पे भी वही 35 गिवन है, यहाँ पे 35 है प्राइस, और यहाँ पे क्या है 27 है, 27 का आएगा 25 के थोड़े से आगे, ठीक है। तो 27 यहाँ पे आया और यहाँ पे प्राइस क्या है 35, तो वहां तक लेकर जाना है। देन 40 प्राइस है और यहाँ पे 40 है, ठीक है। और देन 18, यहाँ पे 18 है, तो 20 के पहले आएगा 18, तो ये बस ये लाइन जुड़ गई यहाँ पे। और फिर हमें सिर्फ ये पॉइंट्स ज्वाइन करने, ठीक है। ये हमारे 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट्स है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये मार्क करते करते तो बस हमें ये स्लोप ज्वाइन करना, खत्म। और यहाँ पे डी डी लिखना, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लिखना अच्छे से, और हमारा हो गया ये खत्म। देन क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द गिवन डिमांड डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें ये डायग्राम देखना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं बस, ठीक है। यहाँ पे बोला है फर्स्ट, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो देखो ये जो डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट होता है ना, तो वो कौन से केस में होता है, इंक्रीज इन डिमांड में, राइट। आपके चैप्टर में आपको ऊपर इंक्रीज इन डिमांड की डेफिनेशन दी है, उसके बाद उसके डायग्राम भी दी है, ठीक है। तो बस आपको वो ध्यान में रखना है कि जब इंक्रीज इन डिमांड होता है तो उसका डायग्राम राइटवर्ड शिफ्ट कर्व होता है, उसका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट जाता है। देन सेकंड वही है, डिक्रीज इन डिमांड, इतना याद रखो, इंक्रीज इन डिमांड में अगर राइटवर्ड शिफ्ट जा रहा है डिमांड कर्व, तो डिक्रीज इन डिमांड में उसका अपोजिट जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, सिंपल सी बात है। और देन थर्ड, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। देन फोर्थ, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर द चेंज इन डिमांड। देन क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डायग्राम। हमें ये एक्सप्लेन करना है डायग्राम। देखो क्वेश्चन के यहाँ पे डायग्राम ए रिप्रेजेंट्स अ डैश इन डिमांड। तो देखो ये जो ए वाला डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चेंज इन डिमांड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चेंज इन डिमांड हो रहा है ये डायग्राम में। एंड देन सेकंड, इन डायग्राम ए मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आपको दिख ही रहा है, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, खत्म। देन बी, डायग्राम बी रिप्रेजेंट्स डैश इन डिमांड, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिमांड। देखो जो डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, वही है इसमें सिर्फ। देखो अच्छे से, कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो क्वांटिटी कम हो रही है डिमांडेड और प्राइस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। डिमांड कम हो रही है, प्राइस ज्यादा हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, राइट। और देखो इन डायग्राम बी मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन डैश डायरेक्शन, तो यहाँ पे दिख ही रहा है पूरा कि अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट, तो अपवर्ड डायरेक्शन, खत्म। Then last question, question number 6, explain in detail. First, state and explain the law of demand with expansion. देखो ये यहाँ पे गिवन है आपके बुक में, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। हमें यही एक्सप्लेन करना है पहले तो, इंट्रोडक्शन, और ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना, आई रिक्वेस्ट। देखो पहले इंट्रोडक्शन, देन स्टेटमेंट ऑफ लॉ, ठीक है, और देन मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। देखो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890। द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, इनडायरेक्टली लॉ ऑफ डिमांड बोला है ना यहाँ पे, तो डिमांड का लॉ क्या है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच की जो रिलेशनशिप बिटवीन है, कि डिमांड कब बढ़ती है, प्राइस कम होता है, क्वांटिटी कब बढ़, वो सब है, ठीक है। तो रिलेशनशिप ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि दोनों के बीच की रिलेशनशिप कैसी है।
बस आपको ये लर्न करना है कि वो अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाली बुक में 1890 में, खत्म, ठीक है। देन स्टेटमेंट ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इन द क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल सी चीज यहाँ पे उन्होंने बोली है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, छोड़ दो से, देखो सिंपल सी बात है, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी ले लो, कोई भी चीज, ठीक है, उसका प्राइस हायर है, प्राइस उसका बढ़ा हुआ है, ठीक है, हायर है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो क्या होगी, स्मॉलर इन दी क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड होगी वो कम होगी, ठीक है। और यहाँ पे उसका अपोजिट वही है, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का अगर प्राइस कम है तो यहाँ पे उसके लार्जर इन द क्वांटिटी डिमांडेड, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हुई, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ रही है, बस ये इतना ही है, ठीक है इसमें। Then in other words, other factors remaining constant, if the price of a commodity rises, demand for it falls, and when the price of commodity, इसमें सिर्फ अदर लैंग्वेज में समझा दिया, यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश चेंज कर दिए, इंग्लिश यहाँ पे इजी कर दिया, यहाँ पे थोड़े से अलग वर्ड्स यूज किए, बस बाकी दोनों सेम है, और आप भी ऐसे फेंक कर आ जाना, ठीक। देन यहाँ पे देखो आपको एमसीक्यू में था, ठीक है, इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। देन देखो ये क्वेश्चन में ना हमें ये भी करना पड़ता है कि पहले डिमांड शेड्यूल बनाना पड़ता है इसके बाद, ठीक है। देखो पहले तो सबसे पहले ये आएगा स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन, देन स्टेटमेंट ऑफ लॉ, देन ये आप लिख सकते हो कि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ये ऐसा होता है, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद आएगा डिमांड शेड्यूल, हमें ये बनाना पड़ेगा, और ये बहुत ईजी है, लिटरली बहुत ईजी है, इसको ध्यान में भी नहीं रखना, सिर्फ इतना देखो कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, हमने एक कमोडिटी ली, कोई भी एक्स ले ली हमने, ठीक है, उसका प्राइस लिख दो 50 40 30 20 10, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, देखो प्राइस कम हो रहा है ना, यहाँ पे प्राइस ज्यादा है 50, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख देना, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पे प्राइस ज्यादा है तब क्वांटिटी कम है, फिर प्राइस थोड़ा सा कम हुआ तो क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ पे प्राइस और 30 पे चला गया, और यहाँ पे 3 क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है वो देखो। अच्छा यहाँ पे देखो आलू का एग्जांपल ले लेते हैं, 50 किलो आलू, 50 रुपए किलो आलू है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1 किलो आलू चाहिए, ये हमारी डिमांड है, ठीक है। देन पर जब ऐसा हो रहा है व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 50 टू 40, देखो 10 रुपए का फर्क आ गया, और मिडिल क्लास के लिए 10 रुपए भी बहुत कीमती होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड राइसेस फ्रॉम 1 केजी टू 2 केजी, मम्मी बोलेगी चलो 2 केजी ले लेते हैं, आलू की सब्जी बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, राइट। तो हमने देखो 10 रुपए कम हुए आलू के प्राइस, तो हमने ले लिए 2 केजी, 1 केजी लिया था हमने पहले, फिर 2 केजी ले लिए। दैट सिमिलरली एट प्राइस ऑफ 30, देखो यहाँ पे वही हुआ है ना, पहले 50 था, यहाँ पे 40 हो गया, फिर 30 हो गया, तो यहाँ पे हमें इन केस ऑफ 30 क्वांटिटी डिमांडेड इज 3 केजीज, देखो यहाँ पे 30 प्राइस हुआ तो 3 केजीज डिमांड कर ली हमने आलू की। और फिर वही है यहाँ पे सिर्फ व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 20 टू 10, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 4 केजी टू 5 केजी, मम्मी बोलेगी चलो थोड़े चिप्स भी बना लेते हैं ऐसे ही, मतलब फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ मैं कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड उसकी बढ़े। बस ये एक्सप्लेन करा आपने, देखो ये डायग्राम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और फिर डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा। तो डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं आपको नीचे समझ ही गया होगा, राइट। सिर्फ हमें ये पुट ऑन करना है, यहाँ पे प्राइस पुट ऑन करनी है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इज केजीज, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दो नंबर्स, और यहाँ पे भी लिख दो। जब 50 थी जब प्राइस 50 था तो क्या थी, आलू की डिमांड 1 केजी थी, तो ये हमारा बन गया ये, ठीक है। देन 40 प्राइस हुआ आलू का 1 केजी के हिसाब से, तो यहाँ पे हमने 2 केजी ले लिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे आया 2 और ये आया 40, ठीक है, सेम 33, देन सब में सेम है, ठीक है। यहाँ पे 20 प्राइस हुआ तब 4 केजीज लिया हमने, फिर 10 प्राइस हुआ तो हमने 5 केजीज ले लिए। तो बस ये रहा हमारा डिमांड कर्व, ये जो पॉइंट्स हमारे बने यहाँ 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 पे वो हो गया हमारा ये डिमांड कर्व, और ये जा रहा है डाउनवर्ड्स, ठीक है। और आपने देखा होगा आपको वो एग्री और डिसएग्री में भी यही पूछा था कि डिमांड कर्व जो है वो ऐसे डाउनवर्ड स्लोप क्यों करते हैं, तो अभी तो समझा पाओगे ना आप अपने हिसाब से कि ये ऐसा क्यों है, राइट। देखो अब हमें बताने हैं एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड, ठीक है, यहाँ पे जो कोई कोई एक्सेप्शंस होते हैं, राइट, हमें यहाँ पे ये बताने हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्सेप्शंस पूछे। तो ये फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहला गिफेंस पैराडॉक्स, तो ये मैंने आपको वो एग्री और डिसएग्री में समझाया था, राइट। पीरियड गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स की जब डिमांड नहीं है, मतलब डिमांड नहीं बढ़ती, जब उसका प्राइस घटता है तभी भी डिमांड उसकी नहीं बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे देखो जनरली क्या हो रहा है कि जब भी प्राइस ज्यादा है तब उसकी डिमांड कम है, राइट, 1 केजी ही है यहाँ पे, पर यहाँ पे जैसे ही प्राइस गिर रहा है 10 रुपए में आ गया तो हमारा डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, यहाँ पे 5 केजी ले रहे हैं, तो ये जनरल नॉर्मल केस हुआ। पर यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि जब भी कोई इंफीरियर गुड खरीदता है, मतलब बहुत गंदा लो क्वालिटी वाला टाइप ऑफ गुड्स होते हैं, राइट, तो उसकी डिमांड यहाँ पे उल्टी है, यहाँ पे अगर उसकी प्राइस 10 रुपए भी है ना तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 1 ही रहेगी, मतलब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ रही है, प्राइस घट रहा है तो भी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ गया होगा, वीडियो फिर से देख लेना अगर नहीं समझा होगा तो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझ गया तो बहुत ईजी लगेगा आपको ये चैप्टर। Then second point है prestige goods, expensive goods like diamond, gold, etc. status symbol, right? So rich people buy more of it even when their prices are high. देखो लॉ ऑफ डिमांड जनरली क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब प्राइस कम है तब लोग ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं, और जब ज्यादा प्राइस है तब कम क्वांटिटी डिमांड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शंस ये है कि वो लॉ हर टाइम नहीं बैठता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि ये, क्योंकि रिच पीपल जो होते हैं उनसे उनको प्राइस से ज्यादा मतलब होता है क्या, नहीं, ठीक है, वो उनके लिए डायमंड गोल्ड ये क्या होता है, स्टेटस दिखाना पड़ता है, राइट, हमारा स्टेटस ऐसा है वैसा है, तो वो स्टेटस सिंबल होते हैं, तो ये इसका प्राइस
जब भी बड़ा ही रहता है हमेशा ऑलमोस्ट, और उसका प्राइस तो कम होते नहीं है ज्यादा, राइट? तो इसके प्राइस तो हमेशा ही बढ़े रहते हैं, और अगर बढ़ा हुआ भी है तो वो लोग वेट नहीं करेंगे कि कम कम हो गए, उनको जब लेना है तब वो लोग ले लेंगे, ठीक है? तो ऐसा उनको उनके टाइम पे ये लॉ नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, राइट? इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई, उसके प्राइसेस हाई है तभी भी वो लोग डिमांड करेंगे ही करेंगे, ठीक है? देन थर्ड, स्पेकुलेशन। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सेप्ट प्राइस टू राइज स्टिल फर्दर। देखो कोई कोई पीपल ना उनको लगता है कि अगर ये एक चीज की डिमांड ना मतलब उसका प्राइस और बढ़ेगा फ्यूचर में, तो वो कैसे करते हैं पता है? उनका आज का प्राइस, वो कमोडिटी का प्राइस आज भी बड़ा होगा ना, तो भी वो लोग डिमांड करेंगे, ठीक है? क्योंकि उनको लग रहा है कि फ्यूचर में वो प्राइस और बढ़ेगा, वो कमोडिटी का प्राइस और बढ़ने वाला है, ठीक है? तो वो ध्यान रखते हुए वो लोग अभी से लेकर रखते हैं। तो वो यहाँ पे लॉ इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि कमोडिटी का प्राइस तो वो वही है, पर उसकी डिमांड बढ़ रही है यहाँ पे, क्योंकि ठीक है प्राइस कम नहीं है पर डिमांड बढ़ रही है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड के खिलाफ हुआ, राइट? तो ये एक्सेप्शन में आएगा यहाँ पे। देखो फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस ऑफ ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली, सो पीपल गो ऑन परचेसिंग मोर एट अ हाई प्राइस एज दे एंटिसिपेट दैट प्राइसेस में राइज ड्यूरिंग दिवाली। सिंपल सी ह्यूमन बिहेवियर वाली बात है, राइट? मिडिल क्लास वालों की बात है कि अगर सामने जाके ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी से कलेक्ट करके रख लो, सिंपल सी बात, खत्म, और कुछ नहीं यहाँ पे। देन फोर्थ, प्राइस इल्यूजन। कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस्ड गुड्स आर ऑफ अ बेटर क्वालिटी। देखो किसी किसी को ना वैसा इल्यूजन होता है कि प्राइस अगर जिसका ज्यादा होता है ना, वही गुड्स ज्यादा अच्छे रहते हैं कम कम प्राइस वाले से, ठीक है? तो वो ऐसा होता नहीं है, राइट? हमेशा therefore the demand for such goods tend to increase with a rise in their prices. For example, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स व्हिच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट हाई प्राइसेस। तो देखो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स तो वो तो ऐसा होता नहीं कि उनकी प्राइस एकदम से ज्यादा कम होती है, थोड़ी ऊपर नीचे होती है, राइट? तो उनकी प्राइस तो हाई रहती है ऑलमोस्ट हमेशा, तो भी लोग लेते हैं, राइट? क्योंकि उनको इल्यूजन है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमको चाहिए। देन फिफ्थ, इग्नोरेंस। समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हायर प्राइस। देखो किसी किसी को मार्केट की ना नॉलेज नहीं रहती कि ये गुड्स यहाँ पे इतने का मिल रहा है, ये गुड्स यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, राइट? तो वो लोग इग्नोरेंस के कारण एक कमोडिटी हाई प्राइस में ले लेते हैं गलत जगह से, राइट? और कुछ नहीं है यहाँ पे। देन सिक्स्थ, हैबिचुअल गुड्स। ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजप्शन सर्टेन गुड्स लाइक टी इज परचेज इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन एट हायर प्राइसेस। अच्छा देखो किसी किसी को जो चाय लवर है वो क्या करेगा, वो चाय पत्ती के प्राइस कम होने की वेट तो बिल्कुल नहीं करेगा, राइट? वो खरीदेगा ही, तभी उसकी क्वांटिटी तो वही सेम रहेगी, उसको चाय रोज पीनी है 2 दिन में 2 बार, तो वो तो खरीदेगी, राइट? तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे नहीं बैठ रहा। तो ये 6 एक्सेप्शन है, ठीक है, कि वो लॉ ऑफ डिमांड कब नहीं बैठता है। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन इन डिटेल द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बताना है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड ये देखो यहाँ पे गिवन है, ठीक है? यहाँ पे टोटल 9 10 11 डिटरमिनेंट्स है, ठीक है? आपको ये 8 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है? तो ये पढ़ के जाना। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड देखो, फर्स्ट प्राइस। डिटरमिनेंट्स मतलब क्या? देखो डिमांड किस किस चीज से इफेक्ट करती है, अगर डिमांड कम है तो क्यों है, क्या क्या रीजन है उसके पीछे, ज्यादा है तो वो क्यों है, क्या रीजन है, ठीक है? बस यही है यहाँ पे। प्राइस सबसे पहला तो प्राइस ही है, डिमांड कम है तो पहला थॉट वही आता है कि प्राइस ज्यादा हाई होगा उसका, इसलिए डिमांड कम है उसकी, ठीक है? तो प्राइस सबसे मेन फैक्टर है। प्राइस determines the demand for a commodity to a large extent. Consumers prefer to purchase a product in large quantities when price of product is less, and they purchase a product in small quantities when price of product is high. सिंपल सी बात है यहाँ पे, ये आपको भी पता है, ये आपका नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, बस वही लिख रहा है यहाँ पे कि प्राइस ज्यादा है तब क्वांटिटी आप कम डिमांड करोगे, और जब प्राइस कम हो गया तब ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करोगे, खत्म। देन सेकंड, इनकम। तो इनकम भी एक सबसे मेन डिटरमिनेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इनकम जिस लोगों की ज्यादा होगी तो उनकी ऑफकोर्स जो परचेसिंग पावर है वो ज्यादा होती है ना, तो वो लोग क्वांटिटी डिमांड ज्यादा ही करते हैं। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड परचेसिंग पावर व्हिच इन टर्न्स इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड। सिंपल सी बात है, देखो जब भी इनकम राइज हो रही है तो राइज इन डिमांड भी होगी, और जब इनकम ही नहीं आती घर पे अच्छी खासी, तब पापा लोग बोलेंगे थोड़ा कम खर्चा करो, थोड़ी कम चीजें यूज करो, टाइप सा वैसा वैसा, ये सब वही है, ठीक है? फॉल इन इनकम विल लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, खत्म। Then third, prices of substitute goods. क्या है substitute goods? If a substitute goods is available at lower price, then people will demand cheaper substitute goods than costly goods. Simple सी बात है। If the price of sugar rises, then demand for jaggery will rise. Jaggery यानी क्या? गुड़, गुड़ होता है, ठीक है? और शुगर शक्कर, ठीक है, जो वो होती है। देन देखो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या? देखो जो शुगर की प्राइस है वो ज्यादा बढ़ गई है, तो डिमांड क्या किसकी ज्यादा होगी? जैगरी की, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट गुड है ना, शुगर के बदले कोई जैगरी खाता है, ठीक है? दूध में कोई शक्कर के बदले जैगरी डाल सकता है, गुड़ डाल सकता है, तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स में आते हैं। Then fourth, price of complementary goods. Change in the price of one commodity would also affect the demand for other commodity. For example, car and fuel. ये क्या है? Complementary goods है, right? If the price of fuel rises, then demand for cars will fall. सिंपल सी बात है, देखो अगर फ्यूल का ज्यादा ही प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास इंसान क्या सोचेगा? कार छोड़ो, नहीं लेनी, डिमांड और कार की कम हो जाएगी, राइट? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल है, सिर्फ एक कार और फ्यूल, और बहुत सारे एग्जांपल्स है बाकी। देन फिफ्थ, नेचर ऑफ प्रोडक्ट is a necessity and its use is unavoidable, then its demand will continue to be same irrespective of करस्पॉन्डिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिसिन जो है वो उसका नेचर है कि वो इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी है वो उसकी, ठीक है? वो ऐसा शॉक के लिए कोई डिमांड तो है नहीं, ठीक है? तो वो उसकी जो प्राइस है अगर वो हमेशा बढ़ी हुई रहेगी तो ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट होगा वो तो वेट तो नहीं करेगा कि कब उसकी प्राइस कम हो तब मैं खरीदूं ना, ठीक है? तो ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी इफेक्ट करता है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है? देन सिक्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन। द लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कितनी 65 सी बात है यहाँ पे। अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो डिमांड ज्यादा होगी, साइज
ऑफ पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होगी, सिंपल सी बात है। देन 7th, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट। देखो सिंपल सी बात है, जो अगर प्राइस बढ़ा हुआ है राइट, जो प्राइस है उसका, अगर किस कस्टमर को लग रहा है कि उसका प्राइस कम हो गया फ्यूचर में, तो वो अभी कम लेगा, उसकी जरूरत के हिसाब से लेगा राइट, स्टोर करके नहीं रखेगा कुछ भी। सिमिलरली इफ ही एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, तो वो ऑटोमेटिक अभी प्रेजेंट में ज्यादा ले लेगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में बढ़ना है उसका प्राइस तो अभी से लेकर उसका नुकसान बच जाएगा राइट। देन 8, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स एंड इफेक्टिव सेल्स मैनशिप टेंड्स टू चेंज द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड लीड टू डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात है, एडवर्टीजमेंट जो दिखता है वही बिकता है राइट, तो वो प्रोडक्ट्स की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स, टूथब्रश एक्सेट्रा। देन 9th पॉइंट है टेस्ट हैबिट्स एंड फैशंस। Taste and habits of consumer influence the demand for a commodity. If a consumer likes to eat chocolates or consume tea, he will demand more of it. सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी अगर उसको हैबिट है, चाय पीने की हैबिट है उसकी, तो वो डिमांड करेगा ही करेगा, वो प्राइस कितनी भी हो, ठीक है। देन 10, लेवल ऑफ टैक्सेशन। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विस वुड इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सिंपल सी बात है, जितने हाई टैक्सेस और रेंट्स हो गए, रेट्स हो गए, उतना उसका प्राइस बढ़ेगा राइट, गुड्स और सर्विस का, और उसका क्या होगा, वो उसका रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा डिमांड में, ठीक है। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वैसे डिक्रीज होगा डिमांड, और वैसे ही वाइस वर्सा, ठीक है। देन 11th, अदर फैक्टर्स। यहाँ पे अदर फैक्टर्स, यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस, देन चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी खत्म होते हैं, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। आई होप आपको समझी होगी, अगर समझी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।